मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और सुनो पाकिस्तान के एक नए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह ही आपकी पसंद का, आपकी दिलचस्पी का बहुत सा सामान मौजूद है। आज के प्रोग्राम में स्टार्ट हम करते हैं वेदर अपडेट से, फिर पॉलिटिकल अपडेट से, एंटरटेनमेंट की बात तो करेंगे लेकिन आज स्पेशली हम स्पोर्ट्स को टच करेंगे। बिल्कुल, स्पोर्ट्स की खबरें तो फिर बहुत ज़रूरी हैं। टेस्ट मैच चल रहा है। इसके अलावा हमारे सेगमेंट कुरान एंड साइंस में बात होगी बिग बैंग थ्योरी की हकीकत पर और प्रोग्राम के आखिर में आपके लिए पेश की जाएगी महफिले समा। लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, आखिर तक प्रोग्राम देखना है, कुछ मिस नहीं करना, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार हमें चाहिए और आप कमेंट्स करते रहे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। तो चलें प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर अब आगाज़ कर लेते हैं और हम किसी भी सेगमेंट को मिस तो नहीं करेंगे। सबसे पहले हम वेदर की ही बात कर लेते हैं। तो फिर नजफ, वेदर के बारे में तफसीलन बताइए हमारे देखने वालों को। तो इंतज़ार किस बात का है, आइए आपको वेदर से अपडेट करते हैं। मुल्क के बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर की आलूदा फिजा में सांस लेना भी मुहाल हो चुका। शेखुपुरा, फैसलाबाद, गिरदो नवाब में भी स्मोग ने पंजे गाड़ लिए। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौसारों और आबशारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 16 और कम से कम 8 डिग्री तक जाएगा। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को खराब मौसम के दौरान मुहतात रहने की हिदायत की गई है। और अब चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर की तरफ। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। और अब कुछ जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का। आज सुबह के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि गुज़िश्ता रोज खित्ते के बुलंद तरीन सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी हुई। दारुल हुकूमत पेशावर की बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब बात करते हैं सवात की, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 28 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चित्राल, सवात और दीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नजर शहरियों को एहतियात बरतने का कहा गया है। और अब जिक्र करते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन सूबा पंजाब का, जहां बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोग के डेरे बरकरार हैं, जबकि शहर की एयर क्वालिटी भी खतरनाक हद तक गैर सेहतमंद है। दर्जा हरारत की बात करें तो लाहौर में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 33 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात कर लेते हैं, वहां पर जो पारा है कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और गिरदो नवाब में स्मोक के पेशगोई की गई है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। और अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं सूबा बलूचिस्तान की तरफ, जहां ज्यादातर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत कोयटा का जिक्र करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। और अब आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं वादी मेहरान का मौसम, यानी कि सूबा सिंध का मौसम।
आज सुबह भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। रोशनियों के शहर कराची की बात करते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद में दर्जा हरारत कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मौसम की सूरत हाल आपने जान ली नजफ, नहीं मौसम से मुताल्लिक आपको बता दिया, समझा दिया। बिल्कुल, और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्की सियासत की। तो मुश्किलात की शिकार पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल गया। तो शाहाना केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की जमानत मंजूर होगी और उन्हें 9 माह बाद अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी को रवा साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ताहम हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में उनकी सजा को मुअत्तल तो कर दिया था, लिहाजा बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। ताहम गुज़श्ता रोज अब उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है और ऐसे में बानी पीटीआई से भी वकला टीम की अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। ये भी एक पेशरफ्त है, जिसके बाद अब मुल्की सियासत में एक बार फिर से डील की खबरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी की रिहाई 100% डील का नतीजा है और बानी पीटीआई की भी 27 अक्टूबर तक जेल में मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, मगर इनकी मुश्किलात कम नहीं होंगी। फैसल वावडा के पीटीआई से मुताल्लिक डील के दावों पर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जवाब दिया गया है। उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को मुस्तरद किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर बुशरा बीबी की रिहाई अगर डील के तहत हुई होती तो वो बड़ी पहले हो जाती। ये रिहाई खालिसतन मेरिट पर है और बानी पीटीआई को दबाव में लाने के लिए उन्हें जेल में रखा गया है। अगर कोई डील की होती तो इतने माह जेल में ना गुजारने पड़ते। उन्होंने ये भी दावा कर डाला कि साबिक वज़ीर आज़म भी जल्द ही रिहा हो जाएंगे और उनकी रिहाई भी अदालतों से मेरिट पर ही होगी। डील की खबरों में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और क्या बानी पीटीआई की मुश्किलात में कमी होगी या इजाफा होगा, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मुबशर साहब। बहुत शुक्रिया मुबशर साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, सेनेटर फैसल वाडा का दावा है डील के तहत बुशरा बीबी की रिहाई हुई है, मगर तहरीक इंसाफ इस किस्म के दावों को मुस्तरद कर रही है। मुबैना डील के हवाले से अंदर की खबरें क्या चल रही हैं, ये बताइए और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि शहर इक़्तिदार में क्या सरगोशियां चल रही हैं। देखिए, आई पर्सनली थिंक कि ना तो ये डील है और ना कोई ऐसी कोई रिलीफ एज सच कोई, अगर जुडिशरी की बात करूं तो उससे कोई ऐसा कोई अनहोनी किस्म की बात होगी है या जुडिशरी से कोई बहुत अनहोना स्टेप ले लिया गया जिसकी वजह से इतना बड़ा रिलीफ मिल गया। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पीटीआई को ब्रीदिंग स्पेस मिला है और पीटीआई को जो ब्रीदिंग स्पेस मिला है, जो रिलीफ मिला है और बुशरा बीबी को एक एज दिया गया है, उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है और वो रीज़न जो है वो शायद आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने आए या हम लोगों के सामने आए। लेकिन रेस्ट अश्योर कि जब मेरे पास इत्तला पहुंचेगी तो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगा कि डील थी या कोई बहुत अनहोनी बात हुई है। यस, ब्रीदिंग स्पेस मिला है, एक एज मिला है और पीटीआई को मिला है और उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इन पॉलिटिक्स देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। ये तो बताइएगा कि अगर इस तरह के अगर कोई बैकडोर राब्ते हो भी रहे हैं तो तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान आपको लगता है कि बर्फ पिघलने का कोई इम्कान है और बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज फिर यही बात करूँगा, रिपीट करूँगा अपनी ही बात को और कई मरतबा ये बात कहता आया हूँ कि देखें जो पॉलिटिक्स है ना पाकिस्तान की, वो बड़ी स्लिपरी है। इट्स अ वेरी वेरी स्लिपरी फील्ड, ठीक है। और हमारी पॉलिटिक्स जो है ना वो डे टू डे पॉलिटिक्स है, यानी कि हर दिन नवी पॉलिटिक्स होती है, वो नवा ही कट्टा खुलिया होता है रोज़ाना। तो वो हमारी एक डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आई पर्सनली थिंक कीपिंग इन माइंड और कीपिंग एट द बैक ऑफ माई माइंड कि जनाब जो प्रेशर माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ डिप्लोमेट्स कि जनाब मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा बात कर रहा हूँ, डिफरेंट
मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाह रहा इस वक्त इंटेंशनली, जो माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमेट्स प्रेशर, उसमें तो उनकी ख्वाहिश ये है, उनकी तमन्ना ये है उन डिप्लोमेट्स की, और जो बाहर के डिप्लोमेट्स हैं उनकी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि इमरान खान को जेल की सलाखों से बाहर निकाला जाए। अब आज के दिन अगर मैं बात करूं तो देयर आर 50-50 चांसेस कि यस इमरान खान को भी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अगर इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो उसकी कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए और उसके बाद जनाब जलसे जुलूस शुरू हो जाए और फिर जनाब एक टर्मोइल आ जाए, पॉलिटिकल टर्मोइल आ जाए पाकिस्तान में। नहीं, कोई ना कोई उसके साथ चीज़ें ऐड होंगी, नत्थी होंगी कि जनाब ठीक है असी तानू छड़ देने, तुसी जेल तो बाहर निकल आओ, लेकिन आपने ये करना है। दीज आर द लाइंस जो ड्रॉ करके दी जा सकती हैं। अब उन लाइंस को कोई फॉलो करता है नहीं करता है वो बाद की बातें हैं, लेकिन अभी आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो 50-50 चांसेस है कि इमरान खान को भी रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। हमें ये भी बताइएगा कि मुल्की सियासत में 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम की भी गूंज है, और जो हमारे मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील हैं उन्होंने दावा किया है कि 27वीं तरमीम पर काम हो रहा है और कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। तो 27वीं तरमीम में क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जिस दिन ये 26वीं तरमीम जो है वो टेबल हुई थी उस दिन से मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ कि 27वीं तरमीम जो है वो आ रही है, इट्स इन द ऑफिंग, और वो जनाब किसी वक्त भी हम लोगों के सामने आ जाएगी। अच्छा, वो 27वीं तरमीम है क्या, आपका जो सवाल है। 27वीं तरमीम ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 26वीं तरमीम में नहीं डाली गई, हो सकता है वो चीज़ें जो है वो 27वीं तरमीम में डाली जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, जो टीदिंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं एज फार एज जुडिशरी इज़ कंसर्न, कि देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, फिर उसके बाद जो तरीकाकार है चीफ जस्टिस बनाने का वो चेंज हुआ जी। अब प्रोविंसेस कैसे इसको हैंडल करेंगे, ठीक है, वहाँ पे कैसे सब तरीकाकार बनेगा, वहाँ पे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो हैं वो कैसे मैनेज होंगी, दूसरी चीज़ें साइड बाय साइड जो चल रही हैं वो कैसे मैनेज होंगी मुख्तलिफ सूबों के जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें। सो ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ये सारी चीज़ें, ये तो मैं एक आपको आउटलाइन दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जनाब ये स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और ये जो अमेंडमेंट हुई है 26वीं या जो 27वीं होने जा रही है, इन सारी चीज़ों को इन प्लेस करने के लिए, या उसके अंदर जो लेकूनाज हैं, जो फ्लॉज जो ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि ऑपरेशनल बनाने के लिए भी तो कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी ना, कुछ कवानीन लाने पड़ेंगे। सो उन सब चीज़ों को ऑपरेशनल बनाने के लिए 27वीं तरमीम आएगी। और उसके अलावा जो मैंने आपसे जिक्र किया है कि जनाब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्रेशर की वजह से, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से निकाल दी गई थी 26वीं तरमीम में से, वो हो सकता है कि 27वीं तरमीम में एक दफ़ा फिर टेबल की जाए। बिल्कुल ठीक। राणा साहब, ये भी बता दीजिएगा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आईनी बेंचों की मुकदमात की मुंतकिली का सिलसिला तो शुरू हो गया है, और इम्कान है कि आइंदा माह तक तकरीबन 40% केसेस आईनी बेंच को मुंतकिल होंगे। आप बतौर तज्जियाकार कितने पुरुमीद दिखाई देते हैं कि इससे साइलीन को इंसाफ की फराहमी जल्द मुमकिन हो पाएगी? देखिए, वी कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि रिलीफ मिलना शुरू हो जाए और स्पीडी रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। सो वंस वी हैव दैट स्पीडी रिलीफ तो फिर तो बात बनती है, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं वो उनमें जो अभाव है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो उनमें से रिलीफ मिलना शुरू हो जाए तो नथिंग लाइक इट, बट वी कैन कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि हमें रिलीफ मिलेगा। बट एट द वेरी सेम टाइम आई मस्ट से ओवर देयर कि देखें, जितनी चीज़ें हैं जहाँ पे कहा जाता है ना कि ये आइन की तशरीह करे कोई ना कोई कोर्ट, किसी कोर्ट में लेके चले जाते हैं पॉलिटिशियन चीज़ों को कि यहाँ पे आइन जो है खामोश है या वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही हमें, तो उसकी तशरीह करे कोर्ट। तो वो कई मरतबा कई जज जो है वो कह चुके, हाथ जोड़ के कह चुके हैं पॉलिटिशियंस को
ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲੈ ਆਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ हर चीज़ हर मसला जड़ा है वो कोटा लेके ना आओ कई जजेस ऐसे हैं जो कह चुके हाथ जोड़ के ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स जब भी पॉलिटिशियंस अपनी कोई ना कोई चीज़ें लेके वहाँ पे सामने आते हैं सो आई वुड से कि पहले तो पॉलिटिशियंस को चाहिए कि अपने घर में यानी कि नेशनल असेंबली हो सेनेट हो जो भी उनके पास फोरम्स हैं वहाँ पे सारी चीज़ें एड्रेस करें वहाँ पे सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लें इंस्टेंट के वो चीज़ें टॉस की जाए जनाब कोर्ट्स को वो ना करें मेरे ख्याल में उससे बेहतरी आएगी एंड सेकेंडली जो यहाँ पे जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है ना जो हम जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं इसमें मैं अपने पास से आपके सवाल नहीं है लेकिन मैं अपने पास से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जरूर कि जो लोअर कोर्ट्स हैं लोअर कोर्ट्स जो है वहाँ पे डायरेक्टली आम आदमी जो है ना मुतासर होता है सो अगर लोअर कोर्ट्स में भी रिफॉर्म्स लाई जाए जो कि मुझे उम्मीद है कि 27वीं तरमीम में लाई जाएंगी जरूरी भी है अगर वो लाई जाएंगी तो आम आदमी को इंसाफ मिलने में सहूलत होगी जल्दी मिल जाएगा अभी तो ये ना कि दादा को केस करता है तो शायद जाके पोते को कोई रिलीफ मिल जाए लेकिन वहाँ पे अगर थोड़ी सी जुडिशल रिफॉर्म्स लाई जाएंगी और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए तो मेरे ख्याल में आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगी दुआवां देंगे और की है जी बिल्कुल ज़रा इस मामले पर भी रोशनी डालिएगा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माशी इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया है और वो कहते हैं कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है क्या हमें अवामी रिलीफ और माशी इस्लाहात पर भी 26वीं आईनी तरमीम जैसी तेज़ी देखने को मिल सकती है क्या देखें रिफॉर्म्स तो हर जगह चाहिए ठीक है जुडिशल रिफॉर्म्स आप लेके आए हैं आपने कोशिशें की हैं आपने जब कंसेंसस क्रिएट किया है आप जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आए हैं ठीक है आई डोंट वांट टू गेट इनटू द नीटी ग्रीटीज़ में जाना नहीं चाहता मैं कि क्या हुआ पॉलिटिक्स में वहाँ पे पॉलिटिशियन ने फलाने ने की किया तो फलाने ने की क्या मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि आप जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ चल पड़े हैं यस इकनॉमिक रिफॉर्म्स भी लानी पड़ेंगी आपको पुलिस रिफॉर्म्स भी लानी पड़ेंगी एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो आपको स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी ये आपके अपने लिए बेहतर है ठीक है इसमें इख्तलाफात हो सकते हैं आप इख्तलाफात को एड्रेस करने की कोशिश करें जितने भी इख्तलाफात मैक्सिमम एड्रेस कर सकते हैं आप सारी चीज़ें तो नहीं एड्रेस कर सकते तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ तो खुश नहीं रख सकते तुसी लेकिन फिर भी मैक्सिमम कोशिश करें कि जितना कंसेंसस बन सकता है उसको पूरा करें और रिफॉर्म्स की तरफ चले चाहे वो इकनॉमिक रिफॉर्म्स है चाहे वो जनाब पुलिस रिफॉर्म्स है या आप कोई और रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं ज़रूर लेके आए शुक्रिया राना मुबशिर साहब आपके वक्त का और बिल्कुल आपने बड़ी दुरुस्त बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में तो बड़े कम लोगों के केसेस जाते हैं और जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर आम आदमी जाता है और दादा केस करता है तो हम देखते हैं वाकई पोते को इंसाफ मिलता है तो जितनी तेज़ी 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने में करवाई गई है और हमें नज़र आई है उम्मीद करते हैं लोअर कोर्ट्स में भी कोई इस तरह की हमें अमेंडमेंट देखने को मिलेगी कि वहाँ पर भी अवाम को फौरी रिलीफ मिले इसके अलावा जो मौशी इस्लाहात हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि अवाम का जो कंसर्न है वो अपनी रोजी रोटी के साथ है तो हम उम्मीद कर सकते हैं और साथ ही साथ हम याद दहानी तो कराते रहेंगे हम इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं अभी हमने एक ब्रेक शामिल करनी है लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे एक ऐसे कपल से मिलवाएंगे और फिर आपको उनकी कहानी सुनाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा मजे की बात ये वो कपल इतना इंटरेस्टिंग है और उन्होंने जो अभी ये काम किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे बहुत कुछ कर रहे हैं तो आपने कहीं नहीं जाना देखते रहिए सुनो पाकिस्तान सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं आपको मजे की एक दिलचस्प सेगमेंट के हवाले से बताते हैं कि हाल ही में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक जोड़ा वायरल हुआ है जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बना अब क्यों बना क्योंकि इन्होंने अपनी शादी के 20 साल के बाद प्रॉपर एक फोटोग्राफी कराई एक शूट करवाया उज़ैर बिल्कुल और इन्होंने कोशिश की है अपने जो रिलेशनशिप है उसको तरोताज़ा रखने की वैसे तो आप फलों सब्जियों को तरोताज़ा रखने की टेक्निक्स देखते हैं लेकिन ये सबसे अहम रिश्ता है और इसको तरोताज़ा रखना बड़ा ज़रूरी है आप इनसे कुछ सीखेंगी इनसे आप कोई इंस्पिरेशन लेंगी नजर
बिल्कुल, मुझे ये आइडिया काफी फैसिनेट लगा और बड़ा अच्छा लगा। और उम्र मुझे के ऐसा किस लगता हिस्से है में, उम्र के किस हिस्से में? इन्होंने तो 20 साल बाद करवाया। मुझे भी लगता है 20-30 साल बाद शादी के मैं जरा इस तरह का कोई तरीकेकार करूंगी, वीडियोग्राफी कराऊंगी, फोटोग्राफी कराऊंगी, जरा प्रॉपर एक अच्छे न्यूज सेशन के साथ। देखिए ये ट्रेंड तो सेट कर दिया ना इस कपल ने, ये बेहतरीन ट्रेंड तो सेट कर दिया ना, इसको फॉलो किया जाएगा। बिल्कुल। और उज़ैर, आपको पता है ये चीज ना आपकी बॉन्ड को और मजबूत करती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है, और साथ ही साथ जब इतने साल गुजर जाते हैं ना तो आपकी मोहब्बत और गहरी हो जाती है। बात ये है कि उनकी माशाल्लाह औलाद भी है, और ये भी उनसे जानेंगे कि औलाद के क्या इस पर तासुरात थे। तो आज हमारे शो में यही खूबसूरत कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैशन डिजाइनर भी हैं और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएटर भी हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी मुतहरिक हैं, मेहर मजहर, और उनके साथ मौजूद हैं उनके हस्बैंड फैसल मजहर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। गपशप का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि क्या आपके माइंड में आया कि आपने सोचा कि 20 साल के बाद हम दोबारा से शूट करवाएं? मुझे याद है 20 साल पहले कोविड तो नहीं था कि आपकी शादी का शूट रह गया हो, तो बताइएगा ये ख्याल कैसे आया आप? और ये आइडिया किसका था स्पेशली? अच्छा, मैं पूरा क्रेडिट दूंगी, हमारी फोटोग्राफर मेरी फ्रेंड भी हैं निदा अली, जिनका ये आइडिया था। उन्होंने एक्चुअली मुझे अप्रोच किया और कहा कि मुझे ना एक शूट करना आप कपल के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, शायद नॉर्मल कोई शूट की बात कर रही हैं, लेकिन जब पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ब्राइडल शूट करना आप लोग के साथ, जो कि मैं बड़ी हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा कि हम कैसे लगेंगे इस एज में कि हम लोग एक शूट करें। आप बहुत बेहतरीन लगे हैं आप दोनों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपको पता है फैसल और उनका आइडिया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 20 साल के बाद भी आप अपनी शादी को ना तरोताजा रख सकते हैं। आपने एक प्रॉपर मैसेज दिया ऑडियंस को। जी बताइए इसका मकसद ही यही था। जी, जो मेरी जो फोटोग्राफर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे यही कहा था कि वो यही रीलिव करवाना चाह रही मेमोरीज को लोग, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ को होता है कि शादी के 1-2 साल तक जो है रोमांस अलाइव रहता है, और उसके बाद सब अपने बच्चों में बिजी हो जाते हैं, लाइफ में बिजी हो जाते हैं, फिर वो एक हैबिचुअल हो जाता है ना, ये लोग हैबिट एक फॉर्म कर लेते हैं कि हमने साथ में रहना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग उस नॉर्म को ब्रेक करना चाह रहे थे। हम कहना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं होता। अगर आपकी ज़िंदगी, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी अच्छे सैक्रिफाइस करके एक दूसरे के लिए अपने आप को खुश रख सकें और आगे अपने रिलेशन को बेहतर तरीके से चला सकें, तो वाई नॉट। आई मीन, प्यार हमेशा जिंदा रहता है। हम लोग की शादी को ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। मतलब एक्चुअली इस शूट को ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का नाम हमने दिया है। हमारी जैन में होने वाले इंशाल्लाह 20 साल पूरे हो जाएंगे। तो हम लोग ये चाहते थे कि हम लोगों को ये मैसेज दें कि ऐसा नहीं होता कि आप लोग बुढ़ापे में जाके या जब आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो आप लोग एक दूसरे से मोहब्बत कम करें या फिर एक दूसरे को इम्पोर्टेंस ना दें। मेरे मोहब्बत तो महर ज्यादा में नजर भी आ रही है आपकी गुफ्तगू में भी, शूट में भी, लेकिन जो एक चीज है ना वो बातचीत कम नजर आ रही है फैसल साहब की। फैसल साहब, आप हमें ये तो बताएं कि आप भाभी के एहतराम में छुपे हैं या 20 साल रियाजत का नतीजा है या किसी दबाव का शिकार हैं? नहीं जी, ये सामने जो कैमरा होता है उससे मैं बहुत डरता हूँ। मेरी कैमरा शाय और मैं जो हूँ बिल्कुल इस शूट के लिए रेडी नहीं था। लेकिन चूंकि इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ करना है, आप चलिए, मैंने कहा चलिए जी, आपकी खुशियाँ तो कर लेते हैं। ये बहुत कैमरा फैसल आपने बड़ा ही जब मैं फैसल ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है इस हवाले से कि बीवी के एहतराम में आपको जो भी करना पड़े आपको करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। जी बताइए जी क्या कह रही थी फैसल का ये है कि फैसल ना शुरू में जब मैंने नया इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की थी तो बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे जब मैं कभी इनको रिकॉर्ड कर लूँ, तो कहते थे मुझे मत रिकॉर्ड किया करो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा पेज माशाल्लाह बढ़ रहा है, लोगों को काम अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी ऑफर्स आती हैं, काफ़ी ब्रांड्स मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तब इनको नजर आया कि इस चीज़ में स्कोप है, मतलब एक अच्छी चीज़ है। यानी कि महर, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर तक आप तक ही सिर्फ महदूद रहेंगी ऑफर्स, ये अब फैसल को भी आ सकती हैं ऑफर्स। जी 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 इनको ऑलरेडी ऑफर्स आ रही हैं मॉडलिंग की, तो आपने इजाजत दे दी है काम करने की? और हाँ नहीं, मैंने इनको कहा मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट बनूंगी, बाकी सब आपको जो करना है करें। क्या बात है, क्या बात है। फैसल साहब, आप हमें ये तो बताइएगा कि आप करते क्या हैं, किस पेशे से वाबस्ता हैं? तो मेरा अपना बिजनेस है दुबई में और मैं ट्रैवल करता रहता हूँ बैक एंड फोर्थ। तो अभी भी बल्कि परसों आई विल बी ट्रैवलिंग, तो जिस दिन इनके कुछ होते हैं ऐसे कुछ शूट्स वगैरह, शी टेल्स मी इन एडवांस। आज की भी जैसे था लास्ट मिनट मुझे पता लगा एंड आई सेड व्हाई नॉट।
I'll join you. अच्छा, आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। अच्छा, जरा दोनों बारी बारी बताइएगा कि आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं, उनके क्या तासुरात थे इस शूट को देखकर? बच्चे तो हमारे ऐसे हैं कि हम लोग ने बच्चों को ना बहुत एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखा हुआ है उनके साथ। हमसे यानी कि एक तो होता है ना, बच्चे अपने दोस्तों में दोस्त ढूंढते हैं, हमारे बच्चे हम में दोस्त ढूंढते हैं। क्या अच्छी बात घर है। में एक लेवरेज दी हुई है, एक आसानी दी हुई है कि कुछ भी ट्रबल हो तो आप हमारे पास आए। लेकिन जब उन्होंने तो महर अल्लाह का ये शुक्र देखा है, उस शूट, तो लिहाज क्या से- उनके तासुरात थे? उन्हें खुशी हुई? उन्होंने कोई अपना फीडबैक आपको कैसे दिया? वो बहुत हैरान हुए, बहुत अच्छा। ज़्यादा हैरान हुए, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत खुश भी थे, बहुत हैरान हुए कि कि हमारी, मुझे याद है हमारे बच्चे जब छोटे थे तो कहते थे आप हम अपनी शादी पे हमें क्यों नहीं लेकर हाँ, गए? ये एक बड़ा ना मैंने कहा महर, ये देख बड़ी लो। अच्छी आपने बात की। मेरी जुबान से आपने ये बात छीन ली मेरे मुंह की। बच्चे ना बड़े मासूमाना उनका सवाल होता है एल्बम देखते हुए कि आपने अपनी शादी पे हमें क्यों नहीं बुलाया। बिल्कुल ऐसे। मेरा ख्याल आपके बच्चे ये गिला नहीं कर सकते यार। बचपन में करते थे, अब बड़े हो गए, मैंने कहा लो अटेंड कर लो शादी। 10 साल के बाद एक और इसकी रिवीजन आएगी तो फिर से अटेंड कर लेना। बहुत हाँ, एक और जबरदस्त। रिवीजन करेंगे। अच्छा, आप हमें क्या करनी चाहिए, मशवरा, 30 years में भी आप करनी दोनों चाहिए। से सवाल है, महर और फैसल, क्या मशवरा देना चाहेंगे आजकल के हस्बैंड एंड वाइफ को कि अपनी शादी को पुख्ता करने के लिए क्या करें? बिजी रूटीन में से, शेड्यूल में से हाँ। किस तरह एक दूसरे के लिए वक्त निकाले ताकि ताल्लुकात बेहतर हो सके? देखिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन, आई मीन एडवाइस होगी औरतों को, मैं औरतों को मेन बोलूँगी कि देखें, अपने आप को ना अपने शौहर के लिए हमेशा खूबसूरत बना के रखें। ये नहीं कि मेकअप लगा के रखें, यानी कि अपने आप को एक प्रेजेंटेबल रखें घर के अंदर भी। जब आपके हस्बैंड काम से आ रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, खुशबू लगा के रखें। लोग क्या होता है कि औरतें खाना पका के आती हैं तो अदरक लहसुन की बू आ रही होती है, तो मेरे ख्याल से एक वो चीज़ मर्दों को बहुत बुरी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही। परफ्यूम लगा के, नहा धो के परफ्यूम लगा के रखें, अच्छे कपड़े पहने, हल्की सी एक बेशक हम हंस रहे हैं, लेकिन ये बात आपकी बड़ी ये सीरियस है। आपकी बात सर। पॉइंट आपका बिल्कुल जो है वो ये संजीद बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अहमियत और फिर रखता है। एक और चीज जो जी, औरतें एक और चीज ये करती हैं, जैसे ही शौहर घर आते बच्चा पकड़ा देती हैं फौरन उनके हाथ में कि भाई पकड़ो, हम लोग को सुकून दो थोड़ी देर कर। वो बेचारा भी बाहर से काम बिल्कुल करके ठीक, आया है, आप ठीक है, दोनों का उसका महर और pressure फैसल आप जैसा और नहीं है। आपसे बात करके हमें हाँ। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त दिया। और नाजरीन, आपने जैसे कि जाना कि शादी को आप मजबूत कर सकते हैं, इस तरह के आप जब छोटे छोटे काम करते रहते हैं ना, एंटरटेनिंग, बच्चे भी खुश रहते हैं, आप भी खुश रहते हैं, और आपका और जो बॉन्ड ताल्लुकात है सबसे मजीद जरूरी। स्ट्रॉन्ग होता है। तो अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे खेल के मैदान से। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी में तीसरा और फैसला कुन टेस्ट मैच जारी है। आज दूसरा दिन है। पहले दिन पाकिस्तानी स्पिनर ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन तबाह कर दी। मेहमान टीम के 5 बैटर्स तो डबल फिगर में भी ना जा सके और पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग के बायस इंग्लैंड की टीम खाने के वक्फे से पहले ही 267 रन्स बनाकर आउट हो गई। जवाब में कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन्स बना लिए। कप्तान शान मसूद और साउद शकील 16-16 रन्स के साथ क्रीज पर मौजूद हैं, जो कि आज बैटिंग को आगे बढ़ाएंगे और अब से थोड़ी ही देर बाद दूसरे दिन का जो खेल है वो शुरू हो जाएगा। मैच की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। तौसीफ साहब, ये बताइएगा कि पिंडी की विकेट हम देखते हैं कि हमेशा अनएक्सपेक्टेडली रिएक्ट करती है। मैच के बकिया 4 दिन जो हैं, आपको लगता है कि विकेट यूं ही स्पिनर्स को सपोर्ट करती रहेगी या अगले दिनों में विकेट में कोई बदलाव देखने में आ सकता है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने कहा कि प्रिपरेशन की है और हम मुल्तान से देख रहे हैं कि हमें जो पीछे बड़े नुकसान हुए हैं, मैचेस हम हारे हैं, डिस्टर्ब की पूरी टीम, तो आकिब जावेद ने आके थोड़ा सा चेंज किया है। और अगर मैं ये कहूँ हमारे टाइम में भी जब ऐसा होता था तो उस वक्त भी हम अपने मतलब की चीजें करते थे अगर कोई बाहर की टीम आती है। तो आई थिंक बहुत जबरदस्त डिसीजन था और देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है। बट हम हमेशा इंग्लिश टीम्स को यहाँ पर स्पिनर के थ्रू पकड़ते थे और हमने देखा कि पिछले 2 मैचों में हमने स्पिनर्स ने जो है बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी। और जहां तक आपका सवाल है, यस, थोड़ी एक पार्टनरशिप तो अच्छी लगती है, जाहिर है वो लोग रन तो काफी कर गए उस हिसाब से जी। और मैं अब समझता हूँ कि पाकिस्तान को बड़े मोहतात होकर खेलना पड़ेगा और ये पिच चौथे दिन 5वें दिन तो बहुत मुश्किलात डालेगी। जी बताइएगा तौसीफ साहब, पहले दिन के अख्ताम पर किस टीम की पोजीशन आपको
बेहतर लगी, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि मैच की मौजूदा पोजीशन क्या लगता है आपको, कौमी टीम इंग्लैंड की जो 267 रन की 267 रन्स हैं जो बेहतरी खत्म कर पाएगी? देखिए, बड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। 3 तो आउट हो गए हैं और हमने देखा पिच के अंदर जो वेयर एंड टेयर है वो हम पहले से मैच शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे हम सब, बल्कि कि ये पिच जो है थोड़ा प्रॉब्लम। नॉर्मली ये इस पिंडी की पिच जो है ऐसी नहीं होती है, बट जाहिर बनाई गई है तो बड़ा मोहतात होकर खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान को लीड लेना बहुत जरूरी है। और वो उसी सूरत में हो सकता है कि आप रेड शॉट ना मारें, लंबा टाइम लेके खेलें, सऊद शकील और कप्तान मौजूद हैं तो लंबा खेलें आप, और जितनी लीड ले सकेंगे, मैं मेरे हिसाब से अगर ये खेलते हैं तो 100 रन की लीड इनको बहुत लाजिम होगी। अगर वो इस तरह ले गए लीड तो उनका पल्ला भारी हो जाएगा, और अभी भी वो थोड़ा सा अंदर है मैच में और हमने ये होने नहीं देना। तो तौसीफ साहब, सीरीज का फैसला कुन मैच है ये वाला। इससे पहले हमने देखा था कि रावलपिंडी में कौमी टीम मुसलसल 3 टेस्ट मैच हार चुकी है। क्या रावलपिंडी में इस बार कोई हम मुख्तलिफ नतीजा देख सकते हैं, कोई अच्छी खबर आ सकती है? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, उसमें कोई डाउट नहीं कि सब पिच की बात कर रहे थे और ये भी साथ बात कर रहे थे कि जी देखें टॉस टॉस टॉस। तो मैं इस पे थोड़ा सा ब्रीफ, इसमें ठीक है, वो अपनी जगह है कि कंडीशंस होती हैं, सुबह के टाइम में स्विंग होता है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं एक आध घंटा जो है वो जरा मुश्किल जरूर होता है, बट इसका हमें तोड़, बल्कि टीमों को कहता हूँ, इसका तोड़ क्या है कि अगर आप टॉस हार जाते हैं और तो उसका हम अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, इसलिए आप खेलने को तो मना नहीं कर सकते, तो वो देखना पड़ता है तमाम चीजें। और मैं समझता हूँ कि फैसला तो इसका मुझे काफी हद तक लग रहा है कि आ जाएगा। पाकिस्तान की इनिंग के बाद हमें पता चल जाएगा, और पाकिस्तान को लीड लेना जरूरी है। चौथी इनिंग में हम देख रहे हैं कि मुश्किलात आएंगी, पिच के ऊपर काफी वेयर एंड टेयर हो जाएगा, और नीचे ऊपर तो अभी भी हो रही है, बट स्लो टर्न शुरू हो गया है। पर हमारे स्पिनर की जितनी हम तारीफ करें अच्छा है, और जाहिर है उनके 2 बैट्समैन जो लास्ट में खेले उन्होंने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस करके, वरना मेरे हिसाब से मैं सोच रहा था कि बिल्कुल ठीक आपने तौसीफ साहब का बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और बिल्कुल पाकिस्तान की इनिंग्स के बाद ही जो पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगी और पता चल जाएगा। पाकिस्तान के लिए ये जीतना बड़ा जरूरी है मैच, क्योंकि फैसला कुन मैच है, इसी पर सीरीज का जो फैसला है वो डिपेंड करता है। तो इससे मुतालिक हम देखते रहेंगे और आपको अपडेट भी करते रहेंगे। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आपको बताएं कि कायनात के आगाज से मुतालिक जो इंसानी सोच है ये सदियों पुरानी है। मुख्तलिफ सकाफतों और मज़ाहिब में इसका एक मुनफरिद तस्वुर भी पाया जाता है। साइंसदान ये मानते हैं कि तकरीबन 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग नामी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में ये कायनात वजूद में आई। और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं, मुख्तलिफ साइंसी तहकीकात और मुशाहिदात से भी बिग बैंग थ्योरी को तक़वियत मिली। और आपको ये भी बताते हैं कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की दरियाफ्त और इसके साथ साथ हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए की जाने वाले मुशाहिदात से भी ये साबित हुआ है कि कायनात मुसलसल फैल रही है। साइंस और मज़हब के दरमियान इस मौजू पर हमेशा से बहस व मुबाहिसा होता रहा है। और आया ये दोनों नज़रियात क्या एक दूसरे से मुतसादिम हैं या फिर इनमें मुमासलतें भी पाई जाती हैं? इसी अहम मौजू पर आज डिस्कशन करने के लिए हमने दावत दी है। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है स्कॉलर सैयद हैदर जाफरी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वेलकम सर। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि बिग बैंग थ्योरी की साइंसी बुनियादें हैं क्या, और साइंस के लिए साइंसी दलाइल के सबूत क्या हैं इस पर? बेटा, सबसे पहले एक चीज़ जिसमें हम लोग कंट्राडिक्शंस का शिकार हो जाते हैं वो ये है कि रिलीजन और साइंस शायद 2 एंटी चीज़ें हैं। अच्छा। रिलीजन और साइंस हमेशा पैरेलल चलती हैं। अल्लाह ताला कोई काम बिला वजह बगैर उसकी क्रिएशन की वजह बनाए नहीं करता। ठीक है, अब आ जाते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि ये जो साइंस में और दोनों में दलाइल हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। तो बीइंग ए मुस्लिम सबसे पहले कुरान पाक में, क्योंकि कुरान पाक बहुत शानदार किताब है, अल्लाह कहता है कि कोई खुश्क और कोई तर ऐसा नहीं है जिसका हमने इस किताब में जिक्र नहीं किया। बेशक। सूरह अंबिया की 30वीं आयत। अच्छा, ये नंबर और सूरह अंबिया इसकी एक और सिग्निफिकेंस है, लेकिन मैं बात करके फिर वापस आता हूँ कि वाई सूरह अंबिया। इसकी एक आयत है कि हमने इसमें आयत है कि ये वो लोग जिन्होंने कुफर किया
क्या वो नहीं देखते कि ज़मीन और आसमान पहले एक थे और फिर हमने उनको अलग-अलग कर दिया और हमने पानी से हर चीज़ को पैदा किया? तो क्या अब भी ये ईमान नहीं लाएंगे? सूरह अंबिया, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि अल्लाह के आदाद हैं 66, 66, 6 और 6 12। सूरह अंबिया का नंबर है 21, 12 का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर बहुत कुछ है। बिल्कुल ठीक। फिर 21, 2 + 2 3, आयत नंबर 30, दिस इज़ नॉट द कोइंसिडेंस। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम बहुत शानदार है। फिर दूसरी एक्सपेंशन की बात है तो कुरान पाक में एक और जगह है कि हमने इस कायनात को अपने हाथों से बनाया और हम ही इसको वुसअत देने वाले हैं। ठीक, वो जो इसी के एक्सपेंशन लिए फिर हजरत इकबाल ने ये फरमाया था ना कि ये कायनात अभी नातमाम है, शायद आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन। ये बेटा ऐसे ही है। देखो, इस पूरी कायनात में 2 भट्टियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी फर्नेसेस कह लें। एक में सियारे बनते हैं और एक में सियारे जो है वो रिसाइकल होते हैं। अब इसको हम दोनों को, मतलब इसकी पूरी एक्सपेंशन साइंटिफिक डिफरेंट है। एक है नेबुला और एक है ब्लैक होल। ब्लैक होल वो है जहां ये पूरी कायनात का निज़ाम रिसाइकल होकर दोबारा वापस आता है। और नेबुला उसी रिसाइकलिंग का दूसरा गेट है जहां से वो रिप्रोड्यूस होकर बाहर आते हैं। ये 2 चीज़ों को समझिएगा, ये पूरी कायनात इन्हीं 2 के अंदर बंद है। अब हम जब बात करते हैं तो मेरे वोकल कॉर्ड एक एनर्जी प्रोड्यूस करें जो आपके कानों तक पहुंचती है, वो वाइब्रेशंस, ठीक है। ये पूरी कायनात वाइब्रेशंस के ऊपर है। सोलर सिस्टम भी एक दूसरे से चेंड नहीं है, या गैलेक्सीज या एंड्रोमेडा या सारी ये एक दूसरे से चेंड नहीं है। एक ने दूसरी को खींचा हुआ, दूसरी ने पहली को खींचा हुआ, और तो ये बैलेंस है। और ये इतना खूबसूरत बैलेंस है कि आपको ज़िंदगी के लिए जितने टेम्परेचर की ज़रूरत है उतना टेम्परेचर रखने के बाद अल्लाह ने सूरज को उसका ऑर्बिट दे दिया। यानी अगर वो इससे बाहर जाता तो आप लोग तब नुकसान होता, ज़िंदगी ना होती। इससे करीब आता तो ज़िंदगी ना होती। दिस इज़ द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ द गॉड। साइंस जो है वो वही ज़ुबान बोलती है जो अल्लाह कहलाना चाहता है। हम लोग जो है वो इसमें बहस करना शुरू हो जाते हैं कि साइंस ने इसको साबित किया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, साइंस अपनी चीज़ें साबित करते हुए सैकड़ों साल ले जाती है। कोई भी, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज भी उसके ऊपर बहस हो रही है। कोई ना कोई आगे नेगेट भी कर देता आगे उस थ्योरी को, बेटा यस ऐड भी कर देता उसके अंदर। यस और नो पॉसिबिलिटीज आर देयर। जाफरी साहब, आप बड़े खूबसूरत अंदाज में ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस्लाम की भी बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं। लेकिन आज का भी टॉपिक जो है हमारा जो है इस हवाले से है कि बिग बैंग थ्योरी बेसिकली क्या है और इसकी क्या चीज़ें हैं। जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब बिग बैंग थ्योरी नहीं थी और इंट्रोड्यूस हुई उससे पहले क्या था अकॉर्डिंग टू साइंस? बेटा, बिग बैंग थ्योरी जब नहीं हुई थी, यानी बिग बैंग का धमाका नहीं हुआ था, तो उससे पहले 2 चीज़ें ज़रूर थी। एक वो वक्त जिसमें बिग बैंग ने धमाका होना था, और एक वो स्पेस जहां इसने फैलना था। क्या बात? कायनात पूरी में 2 चीज़ें सॉवरन है, टाइम और स्पेस। आज तक आप इससे बाहर नहीं निकले। बिग बैंग से पीछे चले जाएं तब भी वही है, बिग बैंग के बाद आ जाएं तब भी वही है, टाइम एंड स्पेस। और एक चीज़ जो मैंने 12 की बात की थी ना, 12 अल्लाह का अदद है, तो उससे एक थोड़ी सी, एक छोटी सी मिसाल दे के आगे बढ़ता हूँ। 2 ही चीज़ें सॉवरन है, टाइम और स्पेस, दोनों 12 में बंद है। कुरान पाक में 2 आयतें हैं, अल्लाह कहता है कि हमने तय कर लिया महीने 12 होंगे। और कुरान पाक में एक और आयत है, अल्लाह के नज़दीक तो महीनों की तादाद 12 ही है। कुरान पाक तो ये 1450, पौने 1500 साल पहले ज़ाहिरी तौर पे, वैसे इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम में जब से कायनात है तब से इस्लाम है, लेकिन बज़ाहिर कुरान पाक की नज़ूल जो है वो 1400, 1450 साल पहले। आपके पास 12,800 साल पहले से कैलेंडर मौजूद है, कोई एक के महीने 12 से डिविएट किए हों। दूसरा, स्पेस सॉवरन, कुरान पाक में ही सूरह बुरूज अल्लाह कहता है वस समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये स्पेस को ही तो पढ़ती है, स्पेस की एनर्जी को पढ़ती है। 9,500 10,000 साल की रिसर्च में आज भी ज़ोडिएक साइंस ना 12 से आगे गए ना पीछे गए। एक दफ़ा 13 करने की कोशिश की थी, सारा सिस्टम बैठ गया था। तो ये बेटा ये गॉड्स क्रिएशन। अब ये कोइंसिडेंस भी नहीं है कि जहाँ जहाँ सॉवरेनिटी होगी वहाँ 12 होगा। कुरान पाक में लफ्ज़ इमाम 12 मरतबा आया। पूरी कायनात में सूरह फतह 48, 8, 4, 12,
ये आपको वहाँ सब कुछ मिलेगा। टाइम एंड स्पेस को पढ़ते जाइए, बिग बैंग भी आपके सामने होगा। अब बिग बैंग के पीछे क्या है? जी जी। सूरह यासीन, कुरान पाक में अल्लाह कहता है इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि वो कहता है हो जा तो हो जाता है। ठीक है, जो मैंने बात कही थी कि टाइम एंड स्पेस, क्योंकि आखिर उस एक्सप्लोजन ने होना था तो उसके लिए कुछ स्पेस तो चाहिए थी ना। बिल्कुल। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि कायनात एक्सपैंड होती जा रही है, तो कोई ना कोई ऐसी स्पेस तो चाहिए थी ना जो इसको एक्सपैंड होते होते मतलब इसको जो है वो सपोर्ट करती। तो वो स्पेस का क्रिएटर कौन? फिर उसके बाद टाइम, हमें नहीं पता कि वो कौन सा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मालूम टाइम जो कि हमारे ये 60 मिनट वाली कैद से बाहर था, वो था जिस वक्त होना था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कायनात की एनर्जीज में वो कौन की एनर्जी जिसे हम नहीं सुन सकते वो मौजूद है। कौन? जाफरी साहब, इस पे भी रोशनी डालिएगा कि ये कहा जाता है कि पहले मुकम्मल तौर पर अंधेरा था और साइंसदान कहते हैं कि वो एक गर्म था और इसको ठंडे होने में वक्त लगा और उसके बाद जो गैलेक्सीज निकली, फूटी, तो फिर रोशनी आई उसके बाद। बेटा यही एग्जैक्टली यही है। हदीस कुदसी का एक वर्ड है कि तुम्हारे रब का तख्त पहले पानियों पर था और हमने पानियों में से खुश्की को उभारा। ठीक है, जब आप डीप सी में जाते हैं तो वहाँ अंधेरा ही है। ठीक है, इसका कुरान पाक जब आप क्रेटर्स के पास जाते हैं वहाँ हीट ही है। और ये दोनों चीज़ें एक्सप्लोजन्स बनाती हैं। आपने बाहर से इरप्ट होते हुए वोल्केनोस तो देखे होंगे, समुंदर के अंदर वोल्केनोस भी इरप्ट होते हैं। अब ये वाला हमारा समुंदर वो एक छोटी, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, यानी वो समझिए कि उस कायनात के मालिक का। फिर उसने यही सूरह बनी इसराइल, थोड़ा सा आइडिया वो जब टाइटन आबदोस जब गई थी ना, तो फिर उसके बाद हवाले भी आए थे। सर ऐसे ही है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। ये अल्लाह दिखाता है। ठीक है, खुद कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें दिखाएंगे अपनी खास निशानियां खुले आसमान पे और खुद तुम्हारे सीनों में, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे अन्नहुमुल हक, यही हक है। बेशक बेशक। आप जाफरी साहब बात करें, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी इस थ्योरी के हवाले से। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो इनकार करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे और उनका क्या दलाइल है? बेटा दलाइल की बात ही नहीं है। मैंने आपको अर्ज किया है कि साइंस अपनी जो है वो लेजिटिमेसी मनाने में सैकड़ों साल ले जाती है। ठीक है, हबल टेलीस्कोप को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ठीक है, और फिर जिन दो साइंटिस्ट मेरे उसमें ज़हन में नाम निकल गया जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बुनियाद बना के इसकी एक्सपेंशन के ऊपर बात की, फिर उन्होंने कायनात के अंदर वो ताबकारी असरात जो है उनको दरियाफ्त किया कि वाकई इट काइंड ऑफ एक्सप्लोजन जिसके अभी आसार मिल रहे हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली है, लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ हो। सिमिलरली हम उसको बिल्कुल 100% डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि हम इसको मानते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, एंड नेचर्स लॉ सेज कि इनकलाब बहुत कम आते हैं और एवोल्यूशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। डार्विन थ्योरी में भी एवोल्यूशंस का जिक्र है, गो के उसमें कुछ चीज़ें हैं कि इंसान एज इट इज़ आया था, या इसी तरह बिग बैंग थ्योरी एग्जैक्टली वैसे ही हुई थी जैसे हम परसीव करते हैं, या इसके अंदर कोई एवोल्यूशनिक जो है वो था। बेसिक जो इसके ऊपर है ना, जो बेसिक डिबेट है वो ये है कि एकदम से धमाका हो गया, सब कुछ बन गया, या वो एरप्शन जो है वो टाइमली हुई। नहीं तो मोस्टली ये देखा जाता है कि थ्योरीज हों तो उसके बाद डे बाय डे उसके अंदर ना चेंजेस भी आती है विद एवोल्यूशन और अमेंडमेंट्स वगैरह। एक बहुत खूबसूरत कोट है, माय इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन, मे बी नीत्शे ने शायद कहा था, आई डोंट नो। जो इंसान की इम्परफेक्शन है ना वो इसको जो है वो इंसान बनाती है। परफेक्ट इज ओनली वन, द गॉड। बेशक, अल्लाह के सिवा परफेक्ट कोई नहीं है। तो परफेक्ट कोई नहीं है। दुनिया के जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े लोग हैं, उनकी थ्योरीज आई और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो जैसे लॉ। और ये सिलसिला जाफरी साहब आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जो इल्हामी किताब है आप देखते हैं कि वो बताया जाता है कि तकरीबन 1000 आयात ऐसी हैं जो जदीद साइंस जिस मुतालिक बात करती है वो पहले से उस पर बात हो चुकी हुई है। तकरीबन 1000 ऐसे। आपको 1000 वाली बात तो छोड़ दें, एक छोटी ये तो वो जो भी एक्सप्लोर हुए होंगे। एक अर्ज करूं, सूरह अल हदीद कुरान पाक में, इसके ऊपर टर्किश एक स्कॉलर हैं, उन्होंने काम किया है। आज तक के डिस्कवर्ड जितने केमिकल्स हैं, जितने जो हैं वो आपके बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कैल्शियम वगैरह सारे,
आज तक के तमाम डिस्कवर्ड जो है ना वो एलिमेंट्स का जिक्र सूरह हदीद में, सिर्फ सूरह एक हदीद में मौजूद है। सुभान अल्लाह। ठीक है, और उसके अलावा सिर्फ ये जिक्र नहीं, इनके जो केमिकल नाम है, यानी एन से शुरू होता है NCl, नून वहाँ मिलेगा, उसी आयत के नंबर्स को कैलकुलेट मिलेगा तो सब कुछ, लेकिन उन्हें जो गौर फिक्र करे, ऐसे ही बेटा, शर्त ये है। कुरान तभी अल्लाह ने कहा गौर करो, फिक्र करो। ऐसे ही सरकार खत्मी है मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह कोनैन ने अपना तारुफ कहाँ से कराया? आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ, अली दरवाज़ा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाज़ा है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूँ। लिमकारिक मिल अखलाक वाली हदीस के मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। तो बेटा ये जो दीन उतरा था ना, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए उतरा था। कोई है जो सोचे समझे? हमने इस कुरान को पढ़ने के लिए आसान कर दिया। फ़हल में मुद्दकिर, कोई है जो सोचे समझे? कुरान पाक में अल्लाह बारहा कहता है, आसमान को नहीं देखते मैंने बेसतून कैसे खड़ा कर दिया, कश्तियाँ नहीं देखते कि समुद्रों का सीना चीर के कैसे जा रही हैं, तुम ये नहीं देखते कि हमने ऊँट को कैसे पैदा किया, उसकी खलकत पे गौर नहीं करते? तो बेटा देयर आर सो मैनी थिंग्स हमें नज़र नहीं आता। अब मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, अगर चमगादड़ को सूरज नज़र नहीं आता तो इसका यकीनन ये मतलब नहीं है कि सूरज नहीं है। मैन डिस्कवर नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं होगा। क्या बात है। बाकी अगर हम बात रिलीजन में करें तो यस, रिलीजन और इल्हामी किताबें, और इसकी इल्हामी किताब सिर्फ कुरान की बात नहीं करूँ। अल्लाह कहता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर कोई दीन है अल्लाह के नज़दीक तो वो इस्लाम है। इसका मतलब है आदम से लेके ख़ातम तक जितनी किताबें आई, जितने नबी आए, वो एक ही दीन है। लास्टली हमें ये बता दें, शॉर्टली इसका ज़रा आंसर दे दें, कि जिस नुक्ते से ये कायनात की तख्लीक हुई, आगाज़ हुआ, इख्तिताम भी उसी पर होगा? अल्लाह की मर्ज़ी से। मैं एक दरवाजे के इस तरफ तो खड़ा हूँ जी, ठीक है, और मैं इसी तरफ खड़ा हूँ, तो मुझे इस दरवाजे के खुलने के बाद क्या होगा मुझे नहीं पता। बिल्कुल। उस दरवाजे से पहले क्या है उसकी बात कर सकता हूँ। तो भाई इख्तिताम जो क़यामत का जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ने दिखा हुआ है ना, वो बड़ा खूबसूरत है, उसको समझिए। ठीक है, पूरी कायनात में वैक्यूम है, हॉलो है, अभी ओजोन लेयर में सुराख होने शुरू हुए हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि आपका एयर स्फीयर टूट जाए। जी। आपने सूर का कॉन्सेप्ट देखा होगा, सूर का जो कॉन्सेप्ट है, सूर फूंकी जाएगी, वो दैट इज नॉट अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कुछ बांसुरी या कुछ ऐसा नहीं है। अल्लाह कहता है जब सूर फूंका जाएगा इनके दिमाग पिचक जाएंगे। हैव यू एवर सीन द वैक्यूम पंप्स? हवा तेजी से बाहर निकलेगी, इट विल क्रिएट वैक्यूम। और इसकी एक बड़ी दीन में ही बड़ी अच्छी मिसाल मिलती है कि जिस तरह से कातिब किसी सफ़े को लपेटता है ना, हम इसी तरह इस दुनिया जमीन को लपेट देंगे। वो उसको थोड़ा सा समझिए कि लपेटना कैसे जाता है। ये मेरा ख्याल है हम किसी और नशिस्त में रख लेंगे। अब हमारे पास जो वक्त है वो खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात की और बड़े अच्छे अंदाज से समझाया। तो नाजरीन आप कहीं मत जाइए, हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ख़ास तौर पर जो कवाली है, महफिल समा है, वो हम आपको सुनवाएंगे। तो आपने करना ये है कि हमारे साथ जुड़े रहना है और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब प्रोग्राम का रुख करते हैं एंटरटेनमेंट की तरफ। और जब हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, दैट मीन्स हम कवाली की, म्यूज़िक की बात करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ कवाल मौजूद हैं स्टूडियो में। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में हैं मारूफ कवाल नसरुल्लाह सलामत अली साहब। सर, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि एक तो हमें अपने ख़ानदान का थोड़ा सा तारुफ करवा दें और साथ ही हमें आप ये भी बता दें कि तकरीबन गुज़श्ता 50 सालों से आप कवाली के शोबे से वाबस्ता है। प्रोफेशनली कब से कवाली गाना शुरू की और साथ ही ज़रा फैमिली बैकग्राउंड पे भी रोशनी डाल। असल में हमारा ख़ानदान इधर का ही रहशी है पहले से। हमारे अबाउजदाद में हमारे वालिद साहब भी कवाली करते थे, दादा हजूर भी कवाली करते थे, उसके जो वालिद साहब थे वो भी कवाली करते थे। तो उससे पहले जो था हमारा ख़ानदान में क्लासिकल उस्ताद थे। अच्छा, माशाअल्लाह। और हमारा ऐसे सिलसिला चलता चलता ये बड़े बड़े गुलाम अली खान साहब से जाकर मिलता है। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त। वो हमारे नाना जान जो थे वो क्लासिकल उस्ताद भी थे, उनका नाम अनवर अली खान साहब था, और वो कवाल भी थे। और उनके बाद हमने ये शोबा कवाली को पसंद किया है
और बिल्कुल आपने क्या अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो क्यों ना फिर आज जुमे का रोज़ है तो कोई कलाम हो जाए, क्या सुना रहे हैं फिर आप? नात रसूल मकबूल सुभान नात अल्लाह, शरीफ पेश करते हैं। जी शुरू कीजिए। जी हजरत नसीरुद्दीन नसीर का कलाम है, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, उर्दू में पेश करते हैं। या मोहम्मद आपके जलवों में वो रानाई है, या मोहम्मद आपके जलवों में वो रानाई है। देखने पर भी मेरी आंख तमन्नाई है, हक ताला भी करीब मोहम्मद भी करीब, दो करीबों में गुनाहगार की बन आई है। लो मदीने की तजल्ली, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। किश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, किश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। कब्र की नींद से, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था।
हम तो मैच में उन्हें देखने आए हुए हैं। एक झलक याद दिखाओ, एक झलक याद दिखा, एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी। 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 कुछ भी है दूर से, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी है दूर से दीदार को आए या रसूल अल्लाह। कुछ भी है दूर से दीदार को आए, कुछ भी है दूर से दीदार को आए। एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत क्या खूब, खूबसूरत बहुत कलाम खूब। है और कितनी खूबसूरती से ये गाया गया है। तो इसी तरह का जो मजीद कलाम है, जो कवाली हैं, वो हम आपको सुनवाएंगे। उसके लिए आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक और ब्रेक के बाद वापस देखते आते हैं। रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। ब्रेक से पहले हमने आपको एक खूबसूरत नात सुनाई और समा बंद किया, और हमने आपसे वादा किया था जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद भी कवाली आपको सुनाएंगे। तो आपकी जानिब आना चाहूँगी, अब आप हमें क्या सुना रहे हैं? ये जो कलाम मैं पेश कर रहा हूँ ये शाह शम्स तबरेज़ का कलाम है सुभान अल्लाह। और मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्ला वजहो की शान में लिखा गया है। तो समात कीजिएगा। जी। अली शाह मर्दा इमामुल कबीरा ज़ेबाद ज़ुनाबी शुद्ध बशीरुल नज़ीरा। शाह मर्दा इमामुल कबीरा ज़िबादुज़ नबी शुद्ध बशीरुल नज़ीरा। ज़िमिया सुमा अर्ज़ कुर्सी बहुकमती मोहम्मद रसूल Ali Ali Ali
दम हमादम अली अली सूफिए अली अली आशिकी मुर्तदा मनो आशिके मुर्तदा मनो दम हमादम अली अली आशिके मुर्तदा मनो दम हमादम अली अली मुतरबे खुश नवा मनो मुतरबे खुश नवा मनो दम हमादम अली अली मुतरबे खुश नवा मनो दम हमादम अली अली आदम बा सफा तुई आदम बा सफा तुई यूसुफ महला का तुई आदम बा सफा तुई यूसुफ महला का तुई खिसरे रहे खुदा तुई खिसरे रहे खुदा तुई दम हमादम अली अली खिसरे रहे खुदा तुई दम हमादम अली अली चाहे शरीयतम अली शाहे शरीयतम अली पीरे तरीक़तम अली शाहे शरीयतम अली पीरे तरीक़तम अली हकमा अली हकीकतम हकमा अली हकीकतम दम हमादम अली अली हकमा अली हकीकतम दम हमादम अली अली हकमा अली हकीकतम दम हमादम अली अली वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत कलाम था और क्या खूबसूरत मौला मुश्किल कुशा की शान में कलाम पेश किया है। और शाह शम्स तब्रेज़ का ये कलाम था। और हमारे साथ जो आज कवाल मौजूद हैं, बहुत बड़े उस्ताद हैं और आपने सुना, आपने उनका फ़न देखा, कितनी खूबसूरती से वो कवाली गाते हैं और कितने जो अच्छे कलाम हैं वो हमने आपको सुनवाए हैं। और समा तो बांध दिया उन्होंने और साथ ही साथ मन ही समा नहीं कर बांध रहा दिया, था। ऐसा सहर तारी हुआ है कि बिल्कुल, और मन ही नहीं नाकाबिले कर रहा बयान। था कि उनसे कोई सवाल पूछा जाए, बस कवाली सुनी जाए। बहुत शुक्रिया आपकी बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आमद का। जी जी बहुत मेहरबानी। तो नाजरीन, अभी आपने देखा हमारा प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें वहाँ पे प्यार दीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि अपनी आपका पसंद और फीडबैक नापसंद का भी इजहार करें आपका आप। फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है कि आपको अच्छा लगा और क्या मज़ीद देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और वेदर की जब हम बात करते हैं तो वेदर में भी आपको बताते हैं कि स्मोग बहुत ज़्यादा है, अपना तो ख्याल रखें, अपना क्योंकि ख्याल आपकी रखिए। खैरियत हमें मतलूब है। ये बहुत ज़रूरी है। तो और आज जुम्मा बिल्कुल था। जुमे का दिन है, तो जुमे की बरकतें समेटिए। और आज हमने जो यहाँ पर समा बांधा वो इसी दिन की मुनासबत से था। तो आज हमें प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपके खिदमत में इंशाल्लाह। हाजिर होंगे नए अल्लाह सेगमेंट्स के साथ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।